और समय बहुत कम था। सभी क्षेत्रों में जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उन लोगों से मिलना, समय निकालना, तो आप लोगों से मिलने का, टाइम निकालने का समय थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी और अब जाके समय मिला है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी बंधुओं को, जितने मेरे पुराने साथी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे बीच में कीमती समय लेकर आए। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहन जी से अपील करूंगा कि आप लोगों को एड्रेस करें। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस मीटिंग में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे भाई पंकज जी, अमर जी और रजनी जी के साथ अपने सभी मीडिया के साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, नॉमिनेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती है तो चुनावी शंखनाद पूरा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कमलजीत शेखावत, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है। और मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के संपर्क करने के लिए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और अपने मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप ऑलमोस्ट सब मुझसे क्षेत्र में मिल चुके हैं, लगातार मिलना रहा है और आप लोग कवर करते रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग वो हैं जो निष्पक्ष भूमिका में होते हैं। किसी को कितना भी अच्छा लगे या बुरा, हर बात जानने का आपको अधिकार है और उस अधिकार को समझते हुए मुझे लगा कि मैं एकदम अगर आप लोगों को बुलाऊँ तो शायद आपके पास बहुत कम सवाल होते। आज जब 40 दिन बीत चुके हैं और इतने ही दिन बाकी हैं, तो ये वो मीटिंग टाइम है जब आप भी जनता के बीच में सवालों को ले चुके हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी हमसे भी बड़ी है। आप निष्पक्ष भूमिका में रहते हैं। आपको ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते वक्त घबराना नहीं चाहिए। और यही निवेदन मैं आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करूँगी। किसी सवाल पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है कि शब्दों को और भावना को ठीक हो तो कोई बात लिखी नहीं होती। भावना होनी चाहिए कि सत्य जानना है। मैं आपको आज निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे को तो आपने जो साथ दिया, मैं उसकी आपकी धन्यवाद हूँ और अब नहीं दिया है, हमेशा देते रहे। मैं अगर आज इस पोजीशन पर पहुँच भी पाई, एक बहुत ही आम घर से हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ उसमें आपका रोल रहा है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं बात करते हैं और आपकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए आपको लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ कहा गया है। तो आज का मेरी तरफ से तो इतना ही निवेदन है। आपके जो भी सवाल हैं, मुझे अपनी तरफ से टाइम की कोई दिक्कत नहीं, आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दूँगी। और अगर लगता है कि भाई किसी को जल्दी है वो अपने पहले पूछ रहे, मतलब मेरी तरफ से टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, न सवालों की है। जो जिसके मन में हो मैं उसका खुलकर आप सवाल पूछिएगा और मैं खुलकर ही उसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरे सभी आप लोग साथी हैं, साथी से ज़्यादा आप सब मेरे भाई बहन हैं। हम सब लोग तकरीबन एक ही तरह से स्ट्रगल करके कर रहे हैं। तो इस मेहनत में एक दूसरे के हमें जो पॉजिटिव बात है वो भी, सजेशन है वो भी, और जो नेगेटिव की है वो भी, सब पर बात करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल है कि आपने अभी तक 2 राउंड कर लिया अपने विधान लोकसभा में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता क्या कह रही है आपसे, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी तरह तरह के दावे कर रही है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? सर्वप्रथम तो मैं अभी एक ही राउंड पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 25 लाख की लोकसभा है, लेकिन बहुत क्षेत्र में जाना हो गया है। मोदी जी ने जो 10 साल में किया है वो ब्लैक एंड वाइट है। पहले उन्होंने 2014 का, फिर 2019 का मैनिफेस्टो दिया और मैनिफेस्टो के बाद काम पूरा करने की उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी। तो जब क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं से भी ये सुनने में नहीं मिल रहा है कि ये कहा गया था और ये नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे संतुष्टि यही हुई है कि अपने नेतृत्व के ऊपर जनता का भरोसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं इस बात को आज आशीर्वाद के रूप में ले रही हूँ।
बाकी रही आम आदमी की और जो दूसरी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस जो गठबंधन में है, मैं उनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहती कि मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी ही बात कर लूँ। जब तक पर्टिकुलर आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है तब तक मुझे लगता है कि मुझे अपनी ही बात करनी चाहिए। हाँ, आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर पिछले 10 साल की जनता के बीच में विश्वास की भावना को देख पा रही हूँ। मैम, और कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा दबाव महसूस कर रही है क्या? दो दल जो एक दूसरे को कोसते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी का राजनीति में आना सबसे पहले बयान ये था कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की डायरी मेरे हाथ में है, आते ही मैं उनको सजा दिलवाऊंगा। और कांग्रेस का भी एक ही कहना था कि ये लोग राजनीति के लायक नहीं है। ऐसे दो दल जब गठबंधन कर रहे हैं तो क्या वो देश के हित में कर रहे हैं? आदमी जीवन में कुछ भी खो दे, अपने सिद्धांतों से उसे नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि बाकी धूप जहाँ है वही छाँव आती है। ये जनता है, ये सब जानती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये गठबंधन अपने आप में ही इस बात का घोतक है कि दोनों दल एक दूसरे के अस्तित्व को बचाने के लिए साथ मिलकर आए हैं। जनता में दोनों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। पश्चिमी दिल्ली के मतदाता कमलजीत सरावत पे भरोसा क्यों करें? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के सभी क्षेत्रवासी दो कारण से कमलजीत सरावत पर भरोसा कर सकते हैं। एक पहला भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में भारत के काम नहीं, पश्चिमी दिल्ली के काम जो पश्चिमी दिल्ली में हुए वो आंखों के सामने है। तो भारत में जो हुए, जो विश्व में भारत की साख पड़ी है, मैं उसकी बात लेकर नहीं, पश्चिमी दिल्ली के मतदाताओं में सिर्फ मोदी जी ने जो पश्चिमी दिल्ली के लिए काम किया उन बातों को लेकर विश्वास जताना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मेरा भी अपना 6 साल का एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में रोल रहा है। मेयर रही हूँ, लीडर ऑफ हाउस रही हूँ, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रही हूँ, पार्टी की बहुत पोजिशन कर रही हूँ। उस नाते क्षेत्र की जनता के साथ लगातार मिलना जुलना, काम करना और नीति बनाने का काम रहा है। तो मैं ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम और अपने के कामों पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जब आप ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में थी, हाँ अनंका मैम, अच्छा, जब आप ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में थी तो समस्याओं ने परेशान नहीं किया कमलजीत सरावत को? देखिए, गांव के अंदर और कॉलोनी के अंदर मैं दोनों क्षेत्रों को शामिल करके एक साथ लेती हूँ। पार्कों की, बच्चों के भी खेल की समस्याएं, कम्युनिटी हॉल की समस्याएं हैं। ये काम दिल्ली सरकार के थे, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो रूरल डेवलपमेंट फंड 840 करोड़ रुपए पड़ा था, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पिछले 2015 से फुल फ्लैश आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो भी इसका पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब एलजी साहब ने इस बात को देखते हुए इस पैसे को 840 करोड़ रुपए को डीडीए को हैंडओवर किया और इस काम के अंदर 400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। 1200 करोड़ रुपए दिए गए। 1200 करोड़ रुपए में से तकरीबन 450 करोड़ के प्रोजेक्ट पश्चिमी दिल्ली के लिए पास होकर वर्क ऑर्डर हो गए। तो इसीलिए दिल्ली सरकार के तहत, चाहे वो शीला जी थी या वो केजरीवाल जी हैं, उस समय जो काम नहीं हुए वो एलजी साहब ने 8 महीने में किए हैं। तो इसीलिए मैं परेशान नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और उसका ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। मैम, जनता का आरोप है कि आपने बिना किसी एविडेंस के ऑपोजिशन को जेल में डालने का काम किया। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और हम सबको ये पता है कि कोई भी पॉलिसी बनने के नॉर्म्स होते हैं, एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर होता है। उस पॉलिसी को बनाने के लिए कोई भी नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर मेयर का अपना अनुभव है और हम सब पढ़े लिखे हैं। ऑफिसर्स के साथ कोई भी जो पॉलिसी होती है डिस्कस होती है, लेकिन उसको नियम बनाने का अधिकार वो होता है ऑफिसर का। साइन पर उसके बाद में उसके ऊपर सरकार करती है, लेकिन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग हमेशा ब्यूरोक्रेट भी करती है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। एक्साइज पॉलिसी का पहला रूल था कि जो मैन्युफैक्चर है
वो रिटेलर नहीं हो सकते। तो पहले रूल में बदलाव किया गया, ड्राई डेज को कम किया गया, कमीशन सबसे पहले ऑफिसर्स को बुलाकर डिस्कस किया गया। मुख्यमंत्री जी ने उनकी इनमें बुला के कि हम एक्साइज पॉलिसी को बदलना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी तय हो गई, जिसमें हुआ कि मैन्युफैक्चर रिटेलर नहीं होंगे। कमीशन 2% था, तो उन्होंने कहा कि 2% कम है, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो 5% करने की बात हुई। पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई। पॉलिसी ड्राफ्ट होने के कुछ महीने बाद दोबारा मीटिंग होती है और चेंज पॉलिसी उनके सामने रख दी जाती है, ऑफिसर्स के सामने, और कहा जाता है इस पर साइन करें। ऑफिसर जब उस पॉलिसी को पढ़ते हैं तो पहला नियम बदल दिया गया होता है कि मैन्युफैक्चरर्स को ही डायरेक्ट जोन में बांट के दारू बेचने का काम दे दिया गया। एक के साथ एक फ्री की पॉलिसी कर दी गई। उससे बड़ी बात, जो 5% कमीशन प्रपोज हुआ था उसको 12% कर दिया गया। ऑफिसर्स ने पॉलिसी को साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो जो एक लायबल डेजिग्नेट ऑफिसर होता है जिसे पॉलिसी को साइन करना होता है, वो कभी अपनी नौकरी पर बात नहीं लेता। मोदी जी क्या उसको अगर भगवान भी कहेंगे ना तो साइन कर दें, वो कहेगा कि पहले पेपर चेंज कराओ, मैं गलत पेपर पे साइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 60 साल बाद ही इस पॉलिसी के लिए जेल में जा सकता हूँ। तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उससे लो ग्रेड के ऑफिसर से साइन करा के पॉलिसी लागू करी गई। जब पॉलिसी लागू हो गई तो जिन लोगों ने कैश डीलिंग करी है, 2% कमीशन 12% हुआ, 6% कैश वापस हुआ है। वो जो वापस हुआ है और ड्राफ्ट पॉलिसी को जिस कंप्यूटर से उन शराब वेंडर्स को भेजा गया, शराब वेंडर्स की तरफ से सजेशन जिस कंप्यूटर पे आए, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उन सब को तैयार कर लिया है। यानी जो भी बात कही जा रही है वो, और वो मुख्यमंत्री के अपने ऑफिस के और कुछ बड़े रिनाउंड होटल्स के कंप्यूटर्स थे जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। तो ड्राफ्ट पॉलिसी को लागू करने से पहले स्टेक होल्डर को भेजना क्राइम है और स्टेक होल्डर के हिसाब से उसको लागू करना क्राइम है। जिन्होंने उनको कैश वापस दिया उन्होंने एविडेंस दिए हैं, होटल्स की सीसीटीवी फुटेज है जहां उनके टाइमिंग्स को मैच किया गया है, लोकेशंस को मैच किया गया है, यानी जो कुछ भी है वो सब प्रूफ के रूप में है। ईडी ने समन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को बुलाया था। मुख्यमंत्री साहब को लेवल नहीं है, IRS ऑफिसर है, ही नोज द सेंसिटिविटी मैटर ऑफ द नोटिस। नो बात देने के बाद भी मैटर पर गए नहीं, जबकि दिल्ली में थे। अगर बात गलत थी अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए था। तो जो अगर कोई जेल में गए हैं विद प्रूफ गए हैं, उन्हीं के लोग सरकारी गवाह गवर्नमेंट अप्रूवल बने हैं और सबूत के साथ गए हैं, और उनको जेल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है, उनको देश की कोर्ट ने जेल भेजा है और उनके किए कामों के सबूत के हिसाब से भेजा है। मैम, द्वारका की जो सोसाइटीज़ हैं उनमें एनजीटी का आदेश है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान है उसको रीडिज़ाइन किया जाए। उस पर तकरीबन 8 से 10 लाख का खर्चा आता है। अब वो द्वारका वासी क्यों वहन करें, चूँकि सेंट्रल ग्राउंड अंडर वाटर बोर्ड जो है और दिल्ली जल बोर्ड, उन लोगों ने वो प्लान पास किया। अब वो द्वारका वासियों को वहन करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं उसको बंद कीजिए, दोबारा कराइए। द्वारका की हमेशा से एक दिक्कत रही है और मांग रही है कि द्वारका का रेजिडेंट जब तक रिप्रेजेंटेटिव द्वारका का नहीं होता तो प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता। इसे आप मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं एक अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा हुई उत्तर नगर में, जहाँ ना लाइट थी ना रोड थी। सरकारी स्कूल में पढ़ी जनकपुरी में, गांव को बिलोंग करती हूँ, द्वारका में रहती हूँ। तीनों सेक्टर्स को जिया है मैंने। जो आदमी जीता है ना, जिसके पैर न फटे दीवारी, वो क्या जाने फील बनाएंगे। तो मैंने तीनों सेक्टर्स को जिया है। जो आपने द्वारका की बात कही है, जो भी इलॉजिकल ऑर्डर्स आते हैं, मेरा ऑफिसर्स को डील करने का 7 साल का अनुभव है। IAS को जब आप डील करते हैं, मैंने देखा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, और जब तक नेता वहाँ सही रिप्रेजेंट नहीं करता तब तक वो चीज़ें नहीं होती हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से
क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो मेरी बात को पहुंचा सकते हैं और मेरी गारंटी ले सकते हैं। आप ये विश्वास लोगों को दिलवा दीजिएगा कि जो भी ऐसी विदाउट कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर कोई डिसीजन होते हैं तो डिसीजन को लागू करने से पहले रोककर उनको किया जाएगा। एक बात मैं अपने साथियों को और बताना चाहती हूँ। रौनक, बबुआ जिसको कहते हैं, गिन्नी जिसको कहते हैं, आदि, ये तीनों फेमस आरजे हैं और तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो दोस्त इसलिए नहीं है, वो दोस्त इसलिए हैं कि उन्होंने जब मैं मेयर थी दिल्ली की प्रॉब्लम्स ऑन एयर डायरेक्ट उठाई हैं और मैंने उनकी समस्याओं को हल करके उनको साथ ले जाकर ऑन एयर कराया। यही भरोसा मैं अपनी इस सामने बैठी टीम को देना चाहती हूँ। जो भी प्रॉब्लम लगे जेन्युइन है, अगले दिन सुबह व्हाट्सएप भेज देंगे तो आने की भी जरूरत नहीं है। मिलना चाहेंगे तो जब समय नहीं है, मिलकर किसी का भी मुद्दा आप मुझसे उठा सकते हैं। हर मुद्दे के लिए मैं उतनी ही सेंसिटिव हूँ। जनता की भलाई के लिए सब मिलकर भी काम करें तो भी कम है। तो आप लोगों को मैं अपना साथी बनाकर इन सभी बातों को आगे उठाऊंगी। मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको प्रत्याशी घोषित किया गया था भाजपा की तरफ से तो 10 दिन तक आपने पद यात्रा की थी। उसके बाद आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। आपने कहा था शिवाजी मार्ग से ट्रैफिक को हटवाना हमारा प्लान रहेगा, प्रदूषण हमारा प्लान रहेगा। अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं आपको पद यात्रा करते हुए, लोगों से मिलते हुए, ठीक है। तो अब आपकी क्या परेशानियाँ आप इलाके में देख रही हैं, जो आपकी प्राथमिकताएँ रहेंगी? जी, बहुत लंबा अनुभव है मेरा टीचिंग का। मैं पीजीटी कॉमर्स टीचर रही हूँ। फिर मेरा राजनीति में लंबा अनुभव है, जिले की राजनीति से लेके प्रदेश महामंत्री तक। 10 दिन में मुझे समझ में आ गया था। 10 दिन के बाद मैंने उन प्रॉब्लम्स को रिकन्फर्म करती रही। मेरा ब्लूप्रिंट आज भी वही है, वो 50 दिन बाद भी रहेगा। लेकिन मुझे ये समझ में आया है कि ऑफिसर्स को लेकर अगर नेता कोई रूल बना ले तो वो रूल चलता नहीं है। अब जैसे आपने एक ट्रैफिक की बात की, शिवाजी मार्ग जिसको हम कहते हैं, वो राजा गार्डन से लेकर और नजरबंद तक जाता है। लाइफ लाइन जो हमारी लोकसभा की, इसके अंदर मुझे अभी तक 5 स्टेक होल्डर समझ में आए। सबसे पहले मुझे समझ में आया है वहाँ का डीसीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, तीसरा नेता, चौथा मार्केट एसोसिएशन, 5वीं RW और NG। इन सब के साथ मैराथन बैठक करनी होगी, सॉल्यूशंस भी देने पड़ते हैं। आप इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर सकते हैं। गाड़ी नहीं आएगी, रेहड़ी नहीं लगेगी, रेहड़ी वहाँ तो नहीं लगेगी, लेकिन कहाँ लगेगी, क्या येलो लाइन होगी, कहाँ से आगे गाड़ी खड़े करना भी बर्दाश्त नहीं होगा। कौन से स्टेक होल्डर की क्या, जब पांचों सहमत होंगे और पांचों बैठकर जब पॉलिसी बनाएंगे तो उस पॉलिसी को कोई फेल नहीं कर पाएगा। वो पांचों के साथ मुझे एक बार में मेरा अपना शिवानी जी ने मेरा आपसे कहना है कि मैंने ये अपने लाइफ में सीखा है कि जब तक प्रॉब्लम की तह तक पहुंचकर उसको सॉल्व नहीं करते, ऑल्टरनेट्स नहीं देते, हर स्टेक होल्डर की मर्जी से उसको शामिल नहीं करते, तो वो मन से स्वीकार नहीं करते। ये प्रॉब्लम 6 महीने के अंदर आप लोग गारंटी ले लीजिएगा। 6 महीने इसलिए कह रहे हो, मुझे 2 महीने की तो बैठ के करनी पड़ेगी। बहुत बैठक होंगी, इसमें छोटी छोटी बैठक होंगी, फिर वो बड़ी होंगी, फिर वो ऑफिसर्स के साथ होनी शुरू होगी, फिर वो जाकर इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाएगी। लेकिन ये आप विदिन 6 मंथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व होते देखेंगे। और जब वो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उसके बाद मेरी गाड़ी रोज़ रात को वहाँ से जाकर मैं उस बात को इंश्योर करूँगी, सुबह भी वहाँ से निकलूँ और शाम को भी वहाँ से आऊँ। और ये बात मैं आपको थ्योरी में नहीं कह रही हूँ, 2 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। डाबरी मोड़ पे जो फ्रूट मार्केट लगती है, आज आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, कुछ साल पहले की बात, 7 साल पहले आधे रोड तक वो बीच में रहते थे। इट्स नॉट वंस अपॉन ए टाइम, जस्ट फ्यू ईयर बैक मेरा उस रोड से आना होता था, फ्रूट भी मैं वहीं से लेती। मैंने खड़े होकर पहले बिना मेयर की गाड़ी के उनसे बात करी, फिर डिपार्टमेंट से बात करके उनको सिस्टम से कराई। एक दिन मैं रात को 11 बजे आ गई थी, तो जो हमने लाइन की थी उससे आगे एक बंदे ने रेहड़ी लगा दी। मैंने रात को 11:30 बजे ही अपने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया कि कल सुबह इसको हिंदी भाषा सिखा देना, क्योंकि एक बार रोड टूटा और टूटा। तो रूल जब बन जाएंगे सबको मिलाकर,
उसके बाद वो रूल टूटेगा नहीं। मैं इस बात को इंश्योर करूँगा। मैम एक सवाल और है मेरा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, बड़ी तेजी से ये लोग जेल के बदले वोट का ये अभियान चला रहे, इसका असर कितना आपको पड़ता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया जी को जब जेल भेजा गया तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया। देखिए IRS है ना, डाटा से आंकड़ों से खेल करना जानते हैं। ये नहीं कहा शराब मंत्री को भेज दिया, क्या बोला? शिक्षा मंत्री को भेज दिया। शिक्षा के ऊपर थोड़ी ना जेल में है, वो तो शराब के ऊपर नहीं है। अब आपने कहा कि जेल के बदले वोट, अभी तो शीश महल का मामला खुला नहीं है। वो मुख्यमंत्री जो कहता था मैं आम घर में रहूँगा, 2 कमरों के फ्लैट में रहूँगा, उसकी सारी चैट रिकवर हो जाती हैं, जिसमें 1.5 लाख के डिनर सेट, 8 लाख की दीवार घड़ी, 8 लाख के पर्दे जो अप्रूव होते हैं सैंपल, वो मैडम CM के नाम से अप्रूव है। अभी अगर सारी बात एक साथ हो जाती तो लगता कि भाजपा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। ये तो इन्होंने खुद किया है। तो ये आप देखिए कि जो आपने कहा जेल का बदला वोट, क्यों? अगर आपने गलत किया है तो बिल्कुल होगा, लेकिन आज दिल्ली की जनता जानती है कि आपने जो किया है आप उसी का फल भुगत रहे हैं। और खुद ही कहा था ना, मेरे किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा तो मैं इस्तीफा ले लूँगा। और आपके पास कोई मंत्रालय भी नहीं है, ये भी पहली बात कमाल की है। इतने मंत्रालय, मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं, जबकि कोई भी अगर CM बने ना, वो होम मिनिस्ट्री किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे विजन को पता नहीं कोई दूसरा पूरा कर पाएगा नहीं, क्योंकि CM की कमिटमेंट सबसे बड़ी होती है। और इन्होंने कोई भी मंत्रालय नहीं रखा। कुछ दिन के लिए दिल्ली रिंग रोड के CO बने तो 500 करोड़ प्लस का डिपार्टमेंट 70,000 करोड़ पे माइनस में पहुंचा दिया। तो जेल का वोट से मतलब दिल्ली की जनता, ये दिल्ली देश की राजधानी है, समझते हैं लोग। तो मुझे लगता है ये उनका एक प्रॉब्लम है। तो मैडम अगर आप कितनी चैलेंजेस पाते हैं आप? निगम में और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने निगम में रहते हुए बहुत अनुभव किए हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़ी एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, उसको आप कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? 3 बार से भारतीय जनता पार्टी निगम में थी, मैं खुद मेयर रही। पिछली बार वातावरण ऐसा बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पे आ रही है, 30 पे आ रही है। 3 बार से लगातार तो मीडिया में भी आप साथियों को भी ये लगा कि शायद एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 104 जीत कर आए। और जो सीटें हमारी, तकरीबन 25 सीटें जो हमारे हैं, वो 100, 200, 250 से आ रही। यानी कई बार ये होता है ना कि कभी कभी टूट जाता है तारा, और टूटा हुआ तारा मन्नत का नहीं होता, और कभी कभी बुझ जाते हैं चिराग अपने भी कसूर से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। तो ये गलती एक ऐसी जनता से हो गई, उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही। अब लेकिन जब से आई है, मैं तब से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप विकासपुरी के नाले पे चले जाइए। उस नाले पे FCTS लगाने का ऑर्डर मैंने करवाया था, बजट मैंने सेंक्शन कराया था। आप जैसे ही पुलिस पोस्ट से विकासपुरी की तरफ नाले पे चलेंगे, किलोमीटर तक जो ये कहते थे ना कूड़े के ढेर, इन खत्म कर देंगे, बना हुआ है। नवादा मेट्रो स्टेशन प्रोमिनेंट पोजीशन, उसके नीचे की आप फोटो ले लीजिए। डावड़ी मोड़ से आप उत्तर नगर टर्मिनल की तरफ चले जाइए, ओपन में किलोमीटर तक कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये इनका निगम में आना, शायद जनता को भगवान यही दिखाना चाहते थे कि भाई आगे कभी कोई गलती मत कर देना, एक बार इनको यहाँ पर भी लाकर दिखा देते हैं। किसी का फ़ोन नहीं उठता। हमारे समय में आप में से भी किसी साथी ने फ़ोन किया होगा, तो हमने उनको दिल से समझकर काम किया है। और मेरे साथी, अब तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो मेरे स्टेक होल्डर आपकी मीडिया से सदन में थे, वो मेरे कमरे में आके जब चाहे बात कर सकते थे। आज वो मेयर के कमरे में फटक नहीं सकते। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार। मैम, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो मोदी जी की गारंटी बताते हैं, ऐसे में जनता पूछना चाह रही है कि पश्चिमी दिल्ली के लिए खासतौर पर कमलजीत सहरावत की अपनी क्या गारंटी है, क्या प्राथमिकता देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़े दिन पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। शिव मूर्ति से जब चढ़ते हैं और मात्र 4 मिनट में जब आप द्वारका उतर रहे हैं, तो गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। अर्बन एक्सटेंशन रोड
साथ में तैयार है। दिल्ली सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ काटने की, रिप्लेस करने की परमिशन 2 साल नहीं दी। इसीलिए उस फाइल को एलजी ने बुलाकर अप्रूव किया। अब वो क्लियर हो गया है, अर्बन एक्सटेंशन रोड बनने वाला है। कमलजीत शेरावत की 4 गारंटी अपने क्षेत्र के लिए है। मेरी पहली गारंटी है कि हमारे यहाँ पे जो कॉलोनी है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलोनी बहुत है और गांव है, उनके अंदर जो भी DDA ग्राम सभा की भूमि होगी उस पर गांव के इस्तेमाल के लिए पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटी या कम्युनिटी हॉल बनेंगे। दूसरी बात, मेरी द्वारका एक मेरा क्षेत्र है। द्वारका को लेके मेरी ये गारंटी है कि 3 साल में द्वारका आपको न्यूट्रिएंट जोन से ऊपर के ग्रेड पर महसूस होगी। और उसके लिए मैं बात नहीं कह रही, मेरे पास ब्लूप्रिंट है। आप मुझे 1.5 घंटा बात करेंगे तो मैं सेक्टर वाइज बता सकती हूँ मैं क्या काम करूँगी। आप गांव वाइज बात करेंगे, कॉलोनी वाइज बात करेंगे तो मैं बता सकती हूँ। अभी मेरा कि हर गांव में जाना हुआ, एंट्री नहीं है, वहाँ पे DDA पार्क से एक एंट्री होनी है, वो मेरी कमिटमेंट है। ख्याला के पास यही एक समस्या है, तकरीबन 76 एकड़ की जगह है, वो मेरी कमिटमेंट है। और अगर हम मेरी लोकसभा के एक्सट्रीम कॉर्नर पर जाएंगे तो बसई दारापुर, वहाँ पर मैं अभी छत पर गई थी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है। उस ग्राउंड की हालत देखकर कोई कह नहीं सकता कि हमें छत करनी चाहिए। इतना पवित्र त्यौहार, इतना प्रकृति से जुड़ा और सफाई का त्यौहार, मेरी कमिटमेंट है 1 साल के अंदर बसई दारापुर भाजपा का त्याग कीजिए। वो जो समस्याएं हैं वो पार्षद के लेवल पर नहीं है। विकासपुरी में भी आपके ही निगम पार्षद हैं। हमारा निगम पार्षद कौन है? हमें यहाँ से इस बार जनता ने मौका दिया ना, अच्छा किया कि हमें वहाँ बिल्कुल ये कहने को नहीं दिया। और जो वो समस्या वो वहाँ पर उनकी नहीं थी। वो मैंने जो मैं एक बात की, आप मुझे अलग पूछ लेना, मैं भी अपनी कमिटमेंट बताऊँ। अगले छठ पूजा मैं इस नवंबर की नहीं कह रही, क्योंकि किसी भी काम को होने में समय लगता है। मैं सरकारी पदों पर मेयर रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ जब अगले हमारी नॉर्मल दिवाली वाली जो छठ आएगी अगले साल की, उस साल में उस छठ घाट को मैं आपको अपने साथ लेकर चली। मैम, निगम पार्षदों का काम क्या है? जो आपके क्षेत्र में निगम पार्षद जी है पवन शर्मा जी, कॉलोनी के कुछ बंदे इकट्ठे, उनको कहा नाली को साफ सफाई को लेकर के, और उसने उठाया है मुद्दा। पवन शर्मा जी ने मेरे दायरे में नहीं है, मेरे कागजों में नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे? 2 बातें होती हैं, हम सब बहुत एक इंटेंशन क्लास के लोग हैं। 2 बातें समझनी पड़ेगी। नाली का आउटफॉल ड्रेन में होता है, ड्रेन PWD की होती है। PWD अगर ड्रेन्स को क्लियर नहीं करेगी, आप नाली को साफ नहीं कर सकते। सबसे पहले PWD के जो बड़े नाले हैं वो साफ होने चाहिए। जो उन्होंने कहा, जब कोई कॉलोनी अनऑथराइज होती है और फिर उसमें अगर मान लीजिए कोई नाली बन रही है तो उसको हैंड ओवर करना पड़ता है। हैंड ओवर करके उसके ऊपर स्टाफ अपॉइंट होता है। और अगर उसका आउटफॉल सही हो, आप जहाँ की बात कर रहे हैं कुतुब विहार, मेरा वो कर्म भूमि है, वहाँ पे घर नीचे हैं, नालियाँ ऊपर हैं। और जो PWD की ड्रेन, चाहे वो आप मनसारा पार्क में चले जाइए, अपना धार्मिक स्थान है आनंदपुर साहिब का चारदीवारी, वहाँ पे समाधियाँ हैं संतों की। PWD की ड्रेन रोककर उनके अंदर पानी भरा हुआ है। PWD का अगर ड्रेन क्लियर नहीं होगा, आप 1 फुट की नाली को साफ नहीं कर सकते। मैं ये कह सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी निगम पार्षद है, अपने काम को लेकर सचेत है, लेकिन हमारी समस्याएं तब बढ़ जाती हैं जब आगे हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है। उसमें एक बात बताते हैं कि वो पूर्व में सांसद रहे हैं, और कमल जी शेरावत जी को क्या एक्सपीरियंस है कि उनके बारे में आप अपने बारे में बताएं। मेरे आदरणीय भाई साहब जो कह रहे हैं वो सांसद जरूर रहे हैं, 30 वार्ड के सांसद रहे हैं, मैं 104 वार्ड के मेयर रहे हैं। उनके सांसद के रूप में उन्होंने वो काम किया जो उनकी सरकार ने किया, लेकिन मैंने पॉलिसीज़ बनाई हैं। मैं राष्ट्रपति से अवार्ड लेकर आई हूँ, मैंने वेस्ट टू वंडर का नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, मैंने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट और सारे लाइसेंस को ऑनलाइन अपने उससे किया है।
मैंने यूनाइटेड नेशन में देश को रिप्रेजेंट किया है। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीएड, एलएलबी, पीजीटी कॉमर्स, मेरा डीएलएड टीचर का है। मुझे पता है मुझे कितना सिलेबस देना है और उसको टाइम पे कैसे कवर करना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो सांसद के रूप में बहुत छोटे क्षेत्र में रही और मैं लीडर के रूप में बहुत बड़े क्षेत्र में रही हूँ, जहाँ मैंने उपलब्धियाँ भी हासिल की। मैडम यूपी से राजपूत समाज नाराज है बीजेपी से, आपकी लोकसभा में राजपूत समाज है, क्या कमलजीत सहरावत से राजपूत समाज मान जाएगा? दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है वो दिल्ली की जनता, दिल्ली की समस्याओं को लेकर और दिल्ली के अपने प्रत्याशी को लेकर अपनी राय बनाती है। मुझे उत्तर प्रदेश का नहीं पता है, 40 दिन से सिवाय पश्चिमी लोकसभा के मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, या मोदी जी की घोषणाएं दिख रही हैं, आपको दिख रहा है। आपकी लोकसभा में राजपूत समाज, मुझे नहीं लगता। मेरे राजपूत समाज के जो मेरे साथी होंगे, जब वो मुझसे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे और जब मेरी उनसे बातचीत पे उन्हें मैं खरी उतरते नजर आऊँगी, तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्षेत्र का कोई भी रहने वाला, कोई भी व्यक्ति क्षेत्र के हिसाब से वोट दे रहा है, वो दिल्ली की विकास के लिए वोट करेगा। आपके जनकपुरी क्षेत्र में 2 बेसिक समस्याओं के बारे में जनकपुरी क्षेत्र में जो समस्या है अभी हमारा से, एक तो मुझे सफाई की वहाँ पर भी कमी लग रही है, दूसरा जो डीडी के पार्क है, मुझे लगता है कि हम उनको और लाइव बनाएंगे और डीडी के जो फ्लैट्स हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी आए कि डीडी का वहाँ पे जो कमी लगती है, जैसे कोई हॉल नहीं है तो खाली जगह है, तो वहाँ पर हम वो काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली सबसे बड़ी समस्या पानी की है सर, उसके लिए आपका क्या कहना है? पानी की समस्या आप सभी मेरे साथी हैं, दिल्ली जल बोर्ड की बात। आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, सांसद के नाते जो भी काम होंगे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप करते हैं, लेकिन अगर पानी की समस्या दिल्ली जल बोर्ड की होगी तो चीफ जो उनके सीओ हैं दिल्ली जल बोर्ड के, रोज जाकर तब तक बैठेंगे जब तक उनको जमीन पर लाकर समस्या नहीं। पीडब्ल्यूडी की 2 सड़कें लगभग 1.5 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार के सवाल तो आप दिल्ली सरकार से पूछ लीजिएगा, महावन जी भी कोई ना कोई इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो मैं तो सांसद और जो मेरा विजन है, पीडब्ल्यूडी की जो आपने सड़क कही 1.5 साल से, आपने बिल्कुल सही कहा है, जाम लगता है, मुझे भी आजकल रूट चेंज करके जाना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी की जहाँ पे भी बैठते होंगे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से उठोगे ही जब तक वर्क ऑर्डर नहीं होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, 10 साल से आपके सांसद हैं यहाँ पर। उसके बावजूद जो है दिल्ली विकास प्राधिकरण के अगर आप कामों को देखें, जो फुटपाथ है कई जगह द्वारका में वो टूटे हुए, कई लोग उनमें गिर के उनका देहावसान हो गया कई लोगों का। साथ में जो डीडीए के अपार्टमेंट हैं उनका पैसा जमा होने के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं करते समय से। तो ऐसे में इस जो दिल्ली विकास प्राधिकरण है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आनंद जी, मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि मैं यहाँ की लोकल रेजिडेंट हूँ। लोकल रेजिडेंट के नाते आपके और उत्सव के हमेशा के रूप में रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कभी भी दिल से बाहर हूँ। तो जब मेरा क्षेत्र है और मुझे प्रॉब्लम उठानी है, जैसे ही मेरा ब्लूप्रिंट क्या है मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ। मेरा अपने हर टीम साथी से रिक्वेस्ट हो चुका है कि चुनाव के 15 दिन बाद हर वार्ड की 10-10 समस्याएं लिख के मुझे दे दीजिएगा। वो जो 10-10 समस्याएं लिख कर आएंगी वो समस्याएं हो जाएगी 380। उन 380 पे मैं एक टीम बिठाऊंगी और वो समस्याओं को डिपार्टमेंट वाइज अलग करेंगी। पीडब्ल्यूडी की अलग होगी, डीडीए की अलग होगी, दिल्ली जल बोर्ड की अलग होगी, ताकि मैं एक फाइल बनवा पाऊँ। फिर मेरे 38 वार्डों की दिल्ली जल बोर्ड की 1 फाइल बन जाएगी, डीडीए की 1 बन जाएगी, डीसीपी ट्रैफिक की 1 बन जाएगी, और फिर मैं 1 से लेकर 15 तक जो जहाँ धक्के खाने मुझे उनके नाम लिखूंगी और फिर मैं रोज धक्के खाऊँ। मैं अंतिम में सवाल लेता हूँ, रेवांता और कैंप डेवलपर्स पे जो आरोप लगाए गए थे पीछे, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? एफआईआर हो चुकी है और साइबर क्राइम में जो हमारी एफआईआर है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चुनाव में कीचड़ उछालना घटिया लोगों का काम होता है। अगर सामने से चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ना, और एफआईआर हो चुकी है, आप सब चेक कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पे एक मैसेज आजकल आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप इस जो पोस्ट है उसको 10 फैमिली हिंदू फैमिलियों में शेयर करिए और 407 सीटें मोदी सरकार को जिताइए। तो धर्म के नाम पर ऐसी पोस्ट कौन फैला रहा है जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात पूछी गई कि आप चुनाव किस एजेंडा पे लड़ रहे हो, मेरा भी वही जवाब है। हम राम मंदिर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 10 सालों में किए हुए अपने कामों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल के साथ में अपने उस मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं। इस बार का हमारा मैनिफेस्टो हमने तैयार नहीं किया, तकरीबन 18 लाख सलाह ली गई है, भारत के हर प्लेटफॉर्म को ओपन किया गया, डिजिटल लोग गए, कार्यकर्ता हमारे की सलाह दीजिए, और जो 18 लाख सलाह आई उन सभी सलाहों को क्लब करने के बाद हमारा 24 पॉइंट संकल्प पत्र बना है। यानी इस बार का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारत के उन लोगों का है कि अगले 25 साल में वो देश में क्या देखना चाहते हैं। तो हम तो अपना चुनाव अपने किए काम और अपने किए हुए कामों के अलावा जो हम करने वाले हैं उन पर लड़ रहे हैं। अब बीच में कौन क्या कर रहा है इसका जवाब तो इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, जो भी गलत है उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैडम, आप जो है आजकल हाउस टैक्स की तलवार लटकी हुई और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, हाउस टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? गांव के अंदर क्योंकि लाल डोलर एक्सटेंड होने में दिक्कत नहीं है, तो जो घर रहने का है उस पर टैक्स नहीं होता, जो कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ होती है वहाँ टैक्स होता है। अब जो गांव में आपने नोटिस की बात करी है, दिल्ली सरकार में जब मुख्यमंत्री बोलते थे तो कहते थे अगर निगम में हमारी सरकार आ गई तो हम दिल्ली से प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर देंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने कहा था हम प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर देंगे। लेकिन मेरे द्वारका के आनंद जी यहीं पे होंगे, दिल्ली के द्वारका में, क्योंकि हम द्वारका की सोसाइटियों में अंदर काम नहीं कर पाते, तो हम 20% की रिबेट देते थे, उन्होंने वो रिबेट खत्म कर दी। तो क्या कहा जाता और क्या किया जाता है, मैं अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी दे रही हूँ कि जो मैंने आपको आज कहा है 5 साल बाद भी इसकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे तो इससे ज़्यादा किया हुआ काम पाएंगे। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को झूठ बोला, ऐसी झूठ की राजनीति हम नहीं करते। और नोटिस का विरोध अगर गांव में इस पॉलिसी के तहत अलग नोटिस जाए तो होना चाहिए। प्रश्न आपसे, क्या इस बार आसान रहेगा 400 पार? मुझे लगता है कि भारत की जनता को लगने लगा है कि 400 पार क्लियर मैंडेट, क्लियर डिसीजन, क्लियर डेवलपमेंट, क्लियर विजन, और भारत को जरूरत है। 75 साल बहुत खराब हुए हैं, इसीलिए क्लियर विजन के साथ 400 पार तो होंगे ही होंगे, बहुमत में परसेंटेज भी होगी। हमारी कोशिश रहेगी 5 लाख का हेल्थ का जो फैसिलिटी है वो दिल्ली को मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी तो हर अफसर वो किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, वो एमसीडी का होगा, वो डीडीए का होगा, वो पीडब्ल्यूडी का होगा, वो दिल्ली जल बोर्ड का होगा, आपको सड़क पर खड़ा हुआ नजर आएगा। ये मेरा वचन है। पेंशन योजना की फाइल दिल्ली के भेजी गई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि हम अपनी पेंशन खुद देंगे, और उसके बाद खुद की पेंशन भी नहीं लगाएगी। तो इसीलिए चुनाव के बाद अटल पेंशन योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए हम बात करेंगे। कैसे करोगे ये बता दो ताकि सर्वसुलभ जनता मिल सके। मेयर शायद एमपी से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। मेरा घर सेंटर में है, पश्चिमी और नजरगढ़ की लोकसभा के बीच में, और मैंने काम के लिए कहा कि काम के लिए आने की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी मिलना होगा तो जो लोग आएंगे, जितना वो मेरा सामान अपने घर में कर सकते हैं उतना ही उनको यहाँ पर मिलेगा। मुझे जब बुलाया जाएगा मैं उसी समय पे क्षेत्र में जो मुझे टाइम दिया जाएगा मैं पहुँचूंगी। ये राजनीति है, यहाँ पर 16 साल का मेरा पब्लिक कैरियर है, और उस पब्लिक कैरियर में जनता मेरी काम है।